गुंजन और रमेश दोनों ही किसी कॉमन दोस्त के विवाह में आए थे। जब उस दोस्त ने उन्हें मिलवाया तो वे एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। वैसे तो यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों ही जानी-मानी हस्तियां थीं। रोज अखबारों में फोटो और इंटरव्यू आते रहते थे दोनों के। ऐसा भी नहीं था कि कुछ जानना बाकी हो। रमेश सिर्फ व्यवसायी ही नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक पार्टी का सदस्य भी था। उधर गुंजन बड़ी बिजनेस वूमन थी, अच्छे दिमाग की ही नहीं, खूबसूरती की भी धनी। दोनों का आंखों आंखों में प्यार होना स्वाभाविक था। दोस्त की शादी में ही दोनों ने खूब मजे किए और दिल में मीठी यादें लिए अपने अपने घरों को चल दिए। गुंजन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने बिजनेस का विस्तार कर रही थी। नाम, पैसा और ऊपर से हुस्न, भला ऐसे में कौन उसका दीवाना न हो जाए। रमेश ने उससे अपनी मुलाकातें बढ़ाईं। गुंजन को भी उससे ऐतराज नहीं था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह भी तो कितनी अकेली सी हो गई थी। ऐसे में मन किसी न किसी के प्यार की चाहत तो रखता ही है। और सिर्फ मन ही नहीं, तन की प्यास भी तो सताती है। गुंजन भी रमेश को मन ही मन चाहने लगी थी। बातों बातों में मालूम हुआ रमेश भी शादीशुदा है, लेकिन उसका पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। दोनों अभी अर्ली 30s में थे। कई दिनों बाद रमेश अपने व्यवसाय के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया और गुंजन भी उस वक्त वहीं किसी जरूरी मीटिंग के लिए गई थी। दोनों को मिलने का जैसे फिर एक बहाना मिल गया। रमेश अपना काम खत्म कर जब गुंजन से उसके होटल में डिनर पर मिला तो उसने अपने मन की बात गुंजन से कह ही डाली। गुंजन, आज जिंदगी के जिस पड़ाव पर तुम और मैं हूं, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है? क्यों न हम दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएं? गुंजन को लगा रमेश ठीक ही तो कह रहा है, उसे भी तो पुरुष के सहारे की जरूरत है। उसने रमेश को इस रिश्ते की रजामंदी दे दी। बस फिर क्या था, दोनों ने भारत लौटकर दोस्तों को बुलाकर अपने प्यार को दुनिया के साथ साझा किया और साथ ही विवाह की घोषणा भी। रातों रात सारे जहां में उनका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया था। सारे विश्व में फैले उनके सहयोगी उन्हें बधाइयां दे रहे थे। दोनों ने ट्विटर पर अपने दोस्तों व फॉलोअर्स की बधाइयां स्वीकारते हुए धन्यवाद किया। बस अगले ही महीने दोनों ने शादी की रस्म भी पूरी कर ली। हनीमून के लिए मॉरिशस का प्लान तो पहले ही बना रखा था, विवाह के अगले दिन ही हनीमून को रवाना हो गए। गुंजन कहने लगी, रमेश, जीवन में सब कुछ तो था, शायद एक तुम्हारी ही कमी थी, और वह कमी अब पूरी हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूं। रमेश ने भी अपना मन गुंजन के सामने खोलकर रख दिया था। बोला, सेम हियर गुंजन, तुम बिन जिंदगी अधूरी अधूरी सी थी। दोनों ने अपने हनीमून के फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इतनी सुंदर तस्वीरें थीं कि शायद कोई भी न माने कि यह उन दोनों का दूसरा विवाह था। शायद ईर्ष्या भी होने लगे उन तस्वीरों को देखकर। खैर, हनीमून खत्म हुआ और दोनों भारत लौट आए और फिर से अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों खूब पैसा कमा रहे थे, पैसे के साथ नाम और शोहरत भी। 2 वर्ष बीते, गुंजन ने एक बेटे को जन्म दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे उनका परिवार पूरा हो गया हो। गुंजन अपनी जिंदगी में भरपूर खुशियां समेट रही थी और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती जा रही थी। रमेश और उसके विवाह के 10 वर्ष कैसे बीत गए उन्हें कुछ मालूम ही न हुआ। बेटा भी हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया था। रमेश अब व्यवसाय से ज्यादा राजनीति में सक्रिय हो गया था। 1-2 बार किसी घोटाले में फंस भी गया, लेकिन उसने सारा पैसा गुंजन के अकाउंट में जमा किया था, जिससे बार बार बच जाता। वैसे तो गुंजन इन घोटालों को खूब समझती थी, लेकिन अक्सर व्यवसाय में थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, इसलिए उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। शौकीन मिजाज रमेश जनता के पैसों से अपने सारे शौक पूरे कर रहा था, साथ में गुंजन भी। अब वे स्पोर्ट्स टीम के मालिक भी बन चुके थे। कभी दोनों साथ में रेस कोर्स में तो कभी स्पोर्ट्स टीम को चीयर्स करते नजर आते थे। दोनों को साथ मौजमस्ती करते देख भला किसकी नीयत खराब ना हो जाए। अंधेरे आसमान में चांदनी फैलाने वाले चांद में भी कभी तो ग्रहण लगता ही है। गुंजन को अपने पति के रंग कुछ बदले बदले लगने लगे थे। उसे लगने लगा कि आजकल रमेश पहले की तरह उसे दिल से नहीं चाहता है। जैसे वह उसके साथ हो तो भी उसका मन कहीं और होता है। वैसे तो वह 50 वर्ष की उम्र पार कर रहा था, लेकिन दौलतमंद लोग अपने जीवन को जी भरकर जी लेना चाहते हैं। उनके शौक तो हर दिन बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ वे उन्हें पूरा भी कर ही लेते हैं। गुंजन को महसूस होने लगा था कि अब रमेश उससे दूरियां बनाने लगा है। न तो वह पहले की तरह उसे वक्त देता है और न ही उसकी तारीफ करता है। जहां गुंजन को देख रमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती थी, वहीं अब वह काम का बहाना कर उससे नजरें तक नहीं मिलाना चाहता था। वह समझने लगी थी कि जरूर रमेश के जीवन में कोई और औरत आई है। अब वह उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खबर रखने लगी थी, जैसे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वह कहाँ और कितने पैसे खर्च कर रहा है आदि। इस बार जब गुंजन के बिजनेस अकाउंट से रमेश ने कुछ पैसे निकालने चाहे तो उसने रमेश को साफ ना कह दिया। वह बोली, रमेश, तुम्हारी मौज मस्ती के लिए नहीं कमाती मैं। तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत के 2 क्षण नहीं, अकेले मौज मस्ती के लिए वक्त है।
अगर ऐसा ही है तो वह मौजमस्ती तुम अपने पैसों से करो। ये बात रमेश को चुभ गई थी। उसने तो घोटाले के पैसों से गुंजन को बहुत ऐश करवाई थी। खैर, इतना अनाप-शनाप पैसा था दोनों के पास कि पैसे का झगड़ा तो मामूली ही बात थी। गुंजन अब रमेश की दूसरी गतिविधियों पर भी नज़र रखने लगी थी। जैसे अपनी फेसबुक वॉल पर वह किसे ज़्यादा तवज्जो देता है, किसके फोटो ज़्यादा शेयर करता है, किस महिला मित्र को ज़्यादा कमेंट करता है आदि। कुछ ही दिनों में वह रमेश की बेरुखी की तह तक पहुंच गई। उसकी फेसबुक वॉल पर किसी जवान लड़की के ऐसे कमेंट दिखे कि उसे लगा कि रमेश के उस लड़की से संबंध हैं। ट्विटर पर भी उसने नज़र गड़ा रखी थी कि रमेश किसके नाम पर क्या ट्वीट करता है। तभी उसका ध्यान पड़ा कि जो लड़की रमेश से काम के सिलसिले में अक्सर मिलती जुलती है, उसके और रमेश के मैसेज कुछ साधारण नहीं। उसे कहीं से उन संदेशों में प्यार की गंध आने लगी थी। वह सब समझ गई थी कि शौकीन मिजाज रमेश क्यों उससे किनारा कर रहा है, क्यों उसके खर्चे बढ़ गए हैं। रमेश इतना बड़ा व्यापारी और शख्सियत है, कौन लड़की उसके साथ उठने बैठने और मौजमस्ती करने से इनकार करेगी। और फिर इतनी बड़ी हस्तियों पर प्रेस और मीडिया तो जैसे नज़र गड़ाए ही रहते हैं। अखबारों और मनोरंजक मैगजीन्स में रमेश व उस लड़की के संबंध के बारे में खुल्लम-खुल्ला छपने लगा था। गुंजन को ये सब बहुत अखरने लगा। एक तो पति की उससे दूरी, ऊपर से जगहसाई भी। जो पैसा वह दिन रात मेहनत करके कमाती रही और पति के जिस पैसे पर उसका हक है, उस पर कोई और मौज करे, ये बर्दाश्त करना क्या आसान बात है। और तो और, जब कभी पार्टी में जाती, रमेश साथ न होता तो वह अन्य महिलाओं की हंसी का पात्र बनकर रह जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। एक दिन उसने गुस्से में आकर ट्वीट कर डाला, मेरे पति रमेश के दूसरी लड़की से संबंध हैं, यह मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूं क्योंकि मैं दुनिया के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूं। बेहतर है मैं स्वयं ही इसे स्वीकार लूं। ये ट्वीट तो ऐसा था जैसे मीडिया के हाथ गड़ा खजाना लग गया हो। रमेश इसे बर्दाश्त न कर पाया और उस रात दोनों में खूब झगड़ा हुआ। रमेश ने कहा, क्यों तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? तुम भी चैन से रहो और मुझे भी रहने दो। यदि मेरे किसी और लड़की से संबंध है तो तुम्हें क्या? तुमसे पहले भी तो मैं तलाकशुदा था, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, फिर अब क्यों? गुंजन बिफर कर बोली, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पैसे और तुम पर मेरा हक है। तुम उसे किसी और से बांटो और मेरी जगहसाई करवाओ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? सारी मीडिया आज तुम्हारी और उस लड़की की ही बातें कर रही है। मैंने अपने मुंह से स्वीकार लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैं बताता हूँ, अगले 1 महीने बाद फिर से इलेक्शन आ रहे हैं। तुम्हारे इस ट्वीट से मेरी कितनी छवि खराब होगी तुमने सोचा? कौन टिकट देगा मुझे? और इस राजनीति में मैं जो अपने पैर जमा रहा हूँ वह कल को हमारे बेटे के लिए ही तो अच्छा होगा। चलो, जो भी हुआ भूल जाओ, और अब हम अच्छे पति पत्नी की तरह प्यार भरी जिंदगी जिएंगे। गुंजन को लगा उसके जीवन में लगा ग्रहण हट गया है। उसे लगा जैसे उसका खोया प्यार उसे फिर से मिल गया है। उसने अगले दिन ही रमेश से कहा, रमेश चलो ना हम एक कॉमन ट्वीट फिर से कर देते हैं। रमेश कहाँ मना करने वाला था। दोनों ने मिलकर अगले ही दिन ट्वीट किया, हम दोनों अपने जीवन से बहुत खुश हैं, और उस लड़की के बारे में जो भी कहा वह मात्र एक गलतफहमी थी। मीडिया में फिर से यह बात फैल गई थी। रमेश की छवि एक बार फिर अच्छे राजनेता की बन गई। 1 महीना बीता, चुनाव हुए और रमेश को कुर्सी हासिल हो गई। अब रमेश के तेवर फिर से बदल गए थे। गुंजन ने लाख कोशिशें की कि रमेश गैर महिलाओं से संबंध न रखे, किंतु फितरत से शौकीन रमेश को वह रोक ना पाए। खूब जगहसाई हुई, पति, प्यार, पैसा सभी तो बंट गया था। वह समझ गई थी कि वह दोबारा अपने ही पति द्वारा चली गई है। इस झटके को वह सहन न कर पाए और एक दिन अपने ही घर में मृत पाई गई। पुलिस आई, उसे लगा कहीं ये हत्या तो नहीं, लेकिन नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वह तो चली गई, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ गई। एक पत्नी कैसे अपने पति के प्यार को बांट ले और कैसे रोज रोज जगहसाई करवाए? दूसरी महिला उसके हक को छीन ले, उसके पैसे पर मौज करे, जिसे बदनामी और इज्जत की परवाह ही नहीं। लेकिन एक पत्नी के लिए तो वह उसकी इज्जत पर जैसे बड़ा प्रहार है, वह कैसे उसे सह सकती थी?